Good morning, students. गुड मॉर्निंग Good टीचर। morning, teacher. आज हम लोग कविता 4 मन कवि विकास परिहार पढ़ेंगे। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है हाइकू। इसे जापान में हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17 अर्थात 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण यानी अक्षर के ढांचे में लिखी जाती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं घना अंधेरा, घना 2, अंधेरा 3, 5। पहली लाइन 5, दूसरी लाइन 7, चमकता 4 अक्षर, प्रकाश 3 अक्षर बराबर 7 अक्षर। और तीसरी लाइन वापस 5 अक्षर, और अधिक, और में 2 अक्षर, अधिक में 3 अक्षर अर्थात बराबर 5। तो 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण के ढांचे में ये पहली पंक्तियां नजर आ रही हैं। तो प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, आज हम लोग कविता मन पढ़ेंगे। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, अर्थात जब अंधेरा घना होता है, प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती हैं, तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूटने लगती हैं। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, अर्थात हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि अब हमें क्या प्राप्त होगा। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जीवन रूपी नैया, नैया अर्थात नाव, यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। अर्थात अगर हम मुश्किल में हैं तो हमें उस मुश्किल से स्वयं निकलना पड़ेगा और किसी और को बुलाने के बजाय हम स्वयं ही उससे निकलने का प्रयास करें। टीचर, मझधार का अर्थ क्या है? मझधार का अर्थ है नदी के बीचों बीच उसके प्रवाह का मध्य भाग। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, अर्थात फागुन का महीना जिसमें हम होली का त्योहार मनाते हैं। फागुन का महीना अपने साथ साथ बसंत के विभिन्न रंग भी लेकर आता है। यह समय होली के त्योहार का भी होता है, उल्लास और उमंग का भी होता है। हम सभी कुछ समय के साथ चिंताओं और परेशानियों को भूलकर कुछ समय के लिए रंग बिरंगे त्योहार में खो जाते हैं। उसी समय बसंत ऋतु भी रहता है और यह ऋतु बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस ऋतु में पुरानी पत्तियां झड़कर नई पत्तियां आती हैं, नई कोपलें आती हैं और इस प्रकार यह बहुत ही अच्छा, और साथ ही हम रंगों का त्योहार भी मनाते हैं। इसलिए यह जो महीना होता है बहुत ही आनंददायी प्रफुल्लित वाला होता है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, अर्थात आपने देखा होगा गुलाब का फूल कांटों के बीच में खिलता है। कांटों के बीच में खिलकर भी वह हंसता है, खिलखिलाता है और हमें यह प्रेरणा देता है कि हम परेशानियों से घबराए बिना केवल अपना काम करते रहना है। रोते चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। जैसे फूल कांटों के बीच में रहकर भी हंसता खिलखिलाता है, हमें भी विषम परिस्थितियों से लड़कर
वैसे ही गुलाब की भांति हंसते खिलखिलाते रहना चाहिए। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। जब आंखों से आंसू बहते हैं तो यह मानना चाहिए, देखा होगा आप लोगों ने, जब कभी हम दुखी होते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, अर्थात वह हमारे मन की कुंठा अर्थात हमारे जो दुख है उसे वह बाहर निकालने का प्रयास, अर्थात मन की कुंठा नयन रूपी द्वार हमारी आंखों से अश्रु के रूप में, आंसू के रूप में दुख बाहर आते हैं। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। जब हमारी आंखों से आंसू गिरते हैं तो यह समझ लेना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ हमारे मन का दुख भी खत्म हुआ है और हम मन से हल्के हो जाते हैं, अर्थात जैसे मानो हमारे दुख का बोझ आंसू के माध्यम से हमारे मन से बाहर आ गया है और हम मन से एकदम खुश और प्रफुल्लित हो गए हैं। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजी विषा, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं। आज दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसे कोई परेशानी या चिंता न हो और हर कोई मनुष्य किसी न किसी रूप में परेशान है। ऐसे जीवन रूपी संग्राम अर्थात युद्ध अर्थात लड़ाई में डटे रहना हमारी जिजीविषा का प्रमाण है, अर्थात हमें अपने को मजबूत बनाकर विषम परिस्थितियों से लड़ते रहना है। कवि का संदेश यही है कि मनुष्य, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मनुष्य जो है वह विषम परिस्थितियों में आत्महत्या जैसे कार्य भी कर लेता है। इसके लिए यहाँ पर कवि ने यह संदेश दिया है कि सभी मनुष्य को अपने भीतर की कुंठा को निकालकर विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने को मजबूत बनाना है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। आपने देखा होगा जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी तरह जब हमारे मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह भी बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। यहाँ पर कवि ने यही बताया है कि हमारे मन की पीड़ा भी आसमान में छाए हुए बादल के समान आंखों से बरसते हैं। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियां अनंत काल से साथ में चलती हैं परंतु वे सदा मौन रहती हैं, कभी एक दूसरे से बात नहीं करती। ऐसे ही हमें जीवन में उन रेल की पटरियों की समान ही मौन रहकर अपने दुखों को सहन करते हुए जीवन जीने का संदेश यहाँ पर कवि ने दिया है। सितारे छुपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे आकाश का श्रृंगार होते हैं बच्चों, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कभी गांव में गए होंगे, छत पर सोए होंगे, आसमान में देखे होंगे तो आकाश में अनगिनत सितारे टिमटिमाते हैं और जैसे ही बादल छाते हैं वैसे ही सितारे छुप जाते हैं और आकाश हमें सुना लगता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ लोग भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं और जीवन मृत्यु तो चलता ही रहता है। तो कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं और हमें लगता है कि बस हमारा जीवन निरर्थक हो गया है। तो यहाँ पर हमें कवि ने ये संदेश दिया है कि सितारे छिपे हुए बादलों की ओट में जैसे दिखते हैं ऐसे हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण लोग हैं आज वो भले नहीं हैं लेकिन उनके आशीर्वाद को हम अपने जीवन में उतार कर, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार कर हम जीवन को जीने का प्रयास करें। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, अर्थात यहाँ पर कवि ने कहा है कि जिन गीतों को स्वर दिया जाता है वे अमर हो जाते हैं। आपने देखा है कितने पुरानी फिल्मों के गीत आज भी कितने चाव से, कितने ऊंची से लोग गाते हैं। वो गायक हमारे बीच में नहीं रहे, कई गायक चले गए, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी अमर है, हमारे बीच में है। इसलिए हम उन्हीं रचनाओं की तरह जो है अपने जीवन में, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं।
अंतिम पंक्ति है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अर्थात सागर में अथाह जल राशि है, लेकिन वह पानी खारा है और खारा होने की वजह से जल राशि पीने योग्य नहीं है। जैसे हमारे सामने बहुत विशाल समुद्र है और हमें बहुत प्यास लगी है, लेकिन वह पानी हम पी नहीं सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा धनवान क्यों न हो, यदि उसका धन किसी गरीब व्यक्ति के काम नहीं आ सकता तो उसका रहना व्यर्थ है। तो ऐसे ही कवि ने यहाँ बताया है कि हमारे सामने विशाल सागर होते हुए भी यहाँ पर मछली प्यासी रह जाती है, पानी के बीच में भी रहकर वो प्यासी है। ऐसे ही हम अगर हमारे आसपास बहुत धनवान है और उनके धन का कोई उपयोग नहीं है तो वह धन भी व्यर्थ है, उसी समुद्र की भांति। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी को कविता अच्छी तरह से समझ में आई होगी। जी टीचर, बहुत अच्छी तरह से हम समझ गए और अब हम इस कविता को अच्छी तरह से समझकर इनके जो बारे में अच्छी तरह जानकारी हमने प्राप्त की है। आप लोग सभी इस कविता का 2 से 3 बार तक वाचन करना और मैंने जो कठिन शब्द के अर्थ बताए हैं उन शब्दों के अर्थ लिखना है। जी टीचर, हम लोग लिख लेंगे और अच्छी तरह से हम समझ गए हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।